तो अब तक के सफर में कोजे मान जाता है काओरी का कंपनिस्ट बनने के लिए, जहाँ फिर आगे हम देख पाते हैं कोजे की मॉम को जो उसे समझा रही होती है सही से बजाओ, सही से धुन को देखो, और जो उसे मीटर फॉलो करने के लिए कह रही होती है, जहाँ पियानो बजाने की हर एक डिटेल शीट पे लिखी गई है। और इस तरह से आरिमा यानी कि कोजे हमेशा नंबर 1 रहता है, जहाँ कहीं ना कहीं लोग उसकी काबिलियत में उसकी मॉम के स्ट्रिक्टनेस को जरूर ऐड किया करते थे, जहाँ वो सिर्फ प्रैक्टिस करता और उसके पास कोई खाली टाइम भी नहीं होता होगा। पर कोजे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि वो अभी अपनी मॉम की तरफ से सोच रहा है और उसको सिर्फ उनके लिए ही सोचना है। तो जिस फ्लैशबैक से हम बाहर आते हैं, जहाँ कोजे और काओरी अपने दोस्तों के साइकिल पे बैठकर कॉन्सर्ट की ओर बढ़ रहे होते हैं, और कॉन्सर्ट हॉल के बाहर समय की पाबंदी के चलते उन्हें जल्दी कॉन्सर्ट हॉल के अंदर की ओर जाना पड़ता है, जहाँ उस कॉन्सर्ट हॉल का माहौल थोड़ा गरमाया होता है, जहाँ हर कोई तैयार होता है अपने परफॉर्मेंस के लिए। और कोजे भी एक किनारे बैठ म्यूजिक शीट को देखकर अपनी उंगलियां पियानो के ऊपर किस तरह से चलेगी वो सोचकर प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ उसको लगता है कि उसके पास समय काफी कम है। उसके पास और समय होना चाहिए था प्रैक्टिस करने के लिए, और समय होना चाहिए था ये याद करने के लिए कि वो कैसे ये धुन पियानो के ऊपर बजाएगा। जो उसी सब को सोचते हुए वहां बैठे प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने दिमाग के अंदर, जिसकी ओर बढ़ती कावरी और उससे पूछती है कि कॉन्सर्ट में वो किस पिच की धुन बजाएंगे और उसकी ड्रेस कैसी लग रही है, जो सब वो बिल्कुल भी नहीं सुन पाता क्योंकि उसका फोकस म्यूजिक शीट को रटने में होता है। जहाँ खुद को इग्नोर होता देख काओरी गुस्से में अपने सर से एक वार करते उसके सर के ऊपर। जिस टकराव की आवाज वहाँ मौजूद हर किसी का ध्यान उनकी ओर खींच लेता है, जो वैसे काओरी ने उसे शांत करने के लिए किया था, जिससे कोजे थोड़ा सा नाराज हो जाता है। पर जिसके बाद उसके पास जाकर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर उसे कहती है, देखो मेरी तरफ देखो, ऊपर की ओर देखो, तुम हमेशा नीचे की ओर देखते हो इसलिए तुम म्यूजिक इस कोर्स में कैद रहते हो, पर चिंता मत करो सब ठीक होगा। मैं जानती हूँ तुमने ये धुन हर लंच ब्रेक में सुना है और ये म्यूजिक शीट तुम्हारी नज़र में कई बार पड़ी होगी, इसलिए मैं जानती हूँ कि हम कर सकते हैं। और तुम्हें पता है मोजार्ट ने एक बार कहा था, सफर में आगे बढ़े चलो, एक इंसान जो घर से दूर होता है उसे कोई शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं, तो चलो वहां पर और खुलकर खुद का मजाक उड़वाओ मेरे साथ मिलकर। जिनके सब बातों के दौरान ही एक अनाउंसर उनकी ओर आता है और उन्हें बताता है कि अगली बारी इनकी ही है, जहां अब भी कोजे थोड़ा सा डरा होता है, जहां कावरी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। जिस पल कोजे के दिमाग में उसकी मॉम की बातें फ्लैश होती है, जहां उसकी मॉम कहा करती थी म्यूजिक वही है जो शीट पे लिखा हुआ है, तुम्हें उसी को मानना चाहिए। पर उसके साथ ही उसे कावरी की बातें भी याद आती है, जो अनाड़ी है, अजीब है और काफी हद तक एक रोलर कोस्टर जैसी है, जिसकी एक दिशा अभी इस और तो अगले ही पल दूसरी और होती है। जहाँ मानो ये लड़की खुद में एक ऐसा सफर है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है, जिस पर कोजे कह देता है तुम आजादी हो, पर कावरी उसके जवाब में कहती है नहीं ऐसा नहीं है, संगीत आजादी है। जो जवाब काफी हद तक कोजे को हैरान कर देता है। जहाँ स्टेज की ओर बढ़ते हुए कोजे ये महसूस कर पाता है कि ये शांति उनके लिए ही है, लोगों को उनका ही इंतजार था, जिसके साथ ही लोग आगे बढ़ते हैं सफर को तय करने के लिए। और जैसे कोजे स्टेज की ओर बढ़ता है, लोग उसे पहचानना शुरू कर देते हैं, अरे ये तो अरीमा है ना। और ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और वैसे अरीमा इसका अकम्पनिस्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि अकम्पनिस्ट एक वॉयलिनिस्ट के पीछे पीछे बजाता है, जहाँ कोजे खुद में एक सोलो आर्टिस्ट था। तो ना जाने इनका ये अजीब सा कॉम्बिनेशन किस तरह की परफॉर्मेंस दे जाएगा। जहाँ फिर आगे कोजेस परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हुए सही धुन चुनकर उसे सही तरीके से बजाना शुरू करता है, जिसके पीछे पीछे कावरी भी वायलिन बजाना शुरू कर देती है। जहाँ शुरू का फेज काफी शांत और ठहरा हुआ सा जाता है, जिस ठहराव के दौरान भी कोजे सिर्फ ये सोचता है सब कुछ काफी तक सही जा रहा है, मुझे ऐसे ही संभल कर पियानो बजाना है। लेकिन तभी जिसकी उम्मीद बाकी लोगों को भी थी वही होता है, और कावरी इस चल रही धुन में एक तेज बदलाव लाती है, जिस सबका इंतजार वहां मौजूद ऑडियंस को था। और कोजे को इसी का डर था, जिस डर को वो संभालते हुए अपनी उंगलियां संभालता है पियानो के ऊपर, जहां वो तेज तरार धुन एक शांत और थोड़ी सी उदास धुन में बदल जाती है, जिन धुनों की गहराइयों में वहां बैठे दर्शक डूबने लगते हैं। जहां कावरी की धुनों को संभालते हुए कोजे भी पियानो पर संभल कर इस परफॉर्मेंस को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उस सब के दौरान उसकी नज़र ऑडियंस की ओर पड़ती है, जिनके बीच में उसे अपनी मॉम दिखाई देती है, जो उसे देख एक कांपती हुई सी मुस्कुराहट देती है।
पर अगले ही पल जब वो वहाँ दोबारा देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। और जब उसकी नज़र म्यूजिकल नोट की ओर पड़ती है तो म्यूजिकल नोट्स धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाते हैं और पूरी जगह पानी से भर जाती है, जहाँ कोजे के लिए पियानो की कीज को दबाना काफी मुश्किल हो जाता है और उसे अपने बजाए पियानो की आवाज सुनाई नहीं देती, जिस सब के चलते वो पियानो के उल्टे सीधे कीज दबाना शुरू कर देता है, जिस वजह से संगीत शोर में बदल जाता है जिसको बाकी लोग भी महसूस कर पाते हैं। जहाँ उन्हें आरिमा से उम्मीद नहीं थी, जिसने आज तक एक गलत नोट नहीं बजाया, वो इतनी गड़बड़ कैसे कर सकता है। जहाँ ये गड़बड़ कोजे के लिए कुछ अलग ही था। वो समुद्र की गहराई में था, जहाँ आवाज का नामो निशान ही नहीं था। वो जो भी बटन दबाए पियानो का, उसे उसकी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। जहाँ वो खुद को एक गहरे समुद्र की गहराई में पाता है, जो उस पल अकेला है, जिस तक कोई भी आवाज नहीं पहुंच पाती, जिस स्ट्रगल को सिर्फ कोजे महसूस कर पाता है। और उस सबसे अनजान वहाँ बैठी ऑडियंस क्रिटिसाइज करती है कोजे के परफॉर्मेंस को कि वो कैसा कर रहा है, वो सब कुछ बिगाड़ रहा है। उन्हें वॉयलिनिस्ट को सुनना था। जिस ऑडियंस के बीच में बैठे कुछ कोजे को पहले से जानने वाले लोग भी ये नहीं समझ पाते कि वो प्रैक्टिस छोड़ने के बावजूद भी इतना नहीं बोल सकता। जहाँ शुरुआत में वो सही से बजा रहा था और अब क्या हो गया। जिस दौरान कोजे खुद को अकेलेपन में पाता है और वो ये नहीं समझ पाता कि उसे खुद की बजाय धुनें क्यों सुनाई नहीं दे रही। जिस सबसे जूझता हुआ वो आखिर में अपना हाथ पियानो के ऊपर से हटा लेता है। जिस परफॉर्मेंस को अकेले आगे कावरी संभालती है और वहाँ मौजूद लोग ये सब सुन के ये कह रहे होते हैं कि ये बेहतर होगा कि वो अकेले ही बजाए, इसको शुरू से बजाना ही नहीं चाहिए था इसके साथ। और इस सब के कुछ समय और तक कावरी अकेले इस परफॉर्मेंस को संभालती है और फिर कुछ देर बाद वो अपना हाथ वॉयलिन से दूर कर लेती है और वॉयलिन बजाना रोक देती है। जहाँ वॉयलिन की आवाज़ के थमने पर कोजे का ध्यान उस तरफ पड़ता है और फिर आगे कावरी अपना सर ऊपर उठाती है, थोड़ी सी सांस भरती है और वहाँ मौजूद लोगों की बात को इग्नोर करती है और कहती है, सब ठीक हो जाएगा, मैं जानती हूँ, हम ये कर सकते हैं। जिसके साथ इन दोनों की मुलाकात का फ्लैशबैक शुरू होता है। जिस सबको याद कर कावरी अपने मन में सोचती है कि मैं चाहती हूँ तुम बजाओ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सब कुछ लगाकर संगीत बजाऊं, इस तरह से कि लोग हमें याद रखें, जो हमारे संगीत को सुने वो हमें कभी बुला ना पाए, क्योंकि मैं आखिरकार हूँ तो एक म्यूजिशियन ही ना। जिस सब के बाद वो कोजे की तरफ देखती है और कहती है, दोबारा, क्योंकि हो सकता है उनके आगे कई सारे अंधकार से भरे हुए रास्ते हो, पर वो फिर भी अपना सारा जोर लगाकर आगे की ओर बढ़ेंगे और अपना सारा भरोसा तारों पर छोड़ देंगे, जो हमारे रास्तों को रोशन कर देंगे। तो भले ही हम ज़रा सी चीज़ें क्यों ना कर सकते हो, हमें दोबारा कोशिश ज़रूर करनी पड़ेगी। जिस सब के बाद दोबारा कावरी शुरू से बजाना शुरू कर देती है, जिससे सुन भीड़ दोबारा आपस में खुशबुसाने लगती है। क्या ये अलाउड है? वो रुक गए थे तो क्या वो दोबारा शुरू से शुरू कर सकते हैं? जिसे सुन कोई और कहता है वो कुछ भी कर सकते हैं जब तक उनके पास समय। पर ये चीज़ उनके पॉइंट को बिल्कुल नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि वो रुक गए थे और ये कंपटीशन उस लड़की के लिए मानो खत्म हो चुका है। और फिर दूसरी आवाज़ आती है, तो फिर वो क्यों बजा रही है? जिन सभी की बातें वातारी और सुबाकी को सुनाई देती है, जहाँ फिर वातारी कोसता है कोजे को, वो क्यों नहीं बजा रहा, कावरी को सब कुछ अकेला करना पड़ रहा है। और कोजे अपने दिमाग में सब कुछ सोच रहा होता है कि तुम्हें लग रहा होगा मैं दोबारा कोई बहाना बना रहा हूँ। जिसके साथ ही वो पल याद करता है जब उसे कावरी ने कहा था, तुम इतना घबराते क्यों हो, तुम चिंता मत करो, तुम नीचे नहीं ऊपर देखो, मेरी तरफ देखो। जिस समय उसने उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून देखा था, पर वो फिर भी ये नहीं समझ पाया कि उसने इसमें ऐसा क्या देखा। पर उसे फिर से वही बात याद आती है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ तो मेरी ओर देखो। जिसके बाद उस परफॉर्मेंस के दौरान वो देखता है कावरी की ओर, जिसे देखकर न जाने कैसे वो दोबारा अपनी उंगलियां पियानो पर टिकाता है और दोबारा एक धुन बजानी शुरू करता है। जिसे सुन वहाँ मौजूद बाकी लोगों का सिर्फ यही कहना होता है, क्या फायदा, परफॉर्मेंस तो पहले ही खराब हो चुकी है, तो अब क्या करेगा आरिमा यानी कोजे। जहाँ कोजे को अब भी कोई धुन ना तो सुनाई दे रही है और ना ही कोई नोट दिखाई दे रहे हैं, पर फिर भी अपनी उंगलियां पियानो की ओर फहराते हुए सोचने की कोशिश में लगा होता है। जहाँ फिर वो याद करने की कोशिश करता है अपने स्कूल में हफ्ते भर हर जगह वो म्यूजिकल नोट जो उसने देखा और उसके नोट को जो उसने समझा था उस समय, उसे अब उस पर फोकस कर कर उस धुन को बाहर लाना है। जिस सब दौरान उसको अपनी मॉम की एक बोली हुई बात याद आती है, जब उसकी मॉम ने उसे कहा था कि तुम्हें पियानो गुस्से में नहीं बजाना, पियानो
तुम हो, अगर तुम इसे प्यार से छुओगे तो वो मुस्कुराएगा, और अगर उसे तेज दबाओगे तो वो नाराज हो जाएगा। तो ध्यान रखो, तुम्हें इसे प्यार से करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम किसी बच्चे के माथे को छू रहे हो, जिसके साथ उसकी माँ उसे आगे सिखाना शुरू करती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और इस तरह से वो सीख रहा था उस समय। जिन सब बातों को याद कर अभी कोजे एक अलग से खुशहाल धुन पियानो के ऊपर बजाना शुरू करता है, जिसका मानना ये होता है कि भले उसे म्यूजिक याद ना हो, लेकिन वो उसे इमेजिन कर सकता है। जिस धुन को वो बजाएगा अपने पूरे शरीर के इस्तेमाल के साथ, उस कला के साथ जो उसकी मॉम ने उसके अंदर छोड़ा है, जिसके धुन के पीछे पीछे कावरी बजाना शुरू करती है। लेकिन कोजी की रफ्तार काफी तेज हो जाती है, जिसकी रफ्तार को देख कावरी काफी हद तक चैलेंज एक्सेप्ट करती है, क्योंकि कोजे के धुनों की रफ्तार ज्यादा ध्यान उसकी तरफ खींच रही थी ऑडियंस का, और चाम खत्म हो रहा था कावरी का। पर फिर भी वो पूरा जोर लगा देती है, जहाँ कोजे भी पियानो के कीज की ओर देखकर पूरा फोकस लगाए याद करने की कोशिश करता है चीजों को। जिन दोनों की परफॉर्मेंस की ओर ऑडियंस अब कुछ ना कह सकने वाली हालत में पहुंचकर चुपचाप उसमें खो जाती है। जो महसूस कर पाते हैं कि ये अजीब है, वो दोनों ही बिल्कुल बेकाबू है। ये किसी जंग की तरह है, सुरों की जंग, जहां दोनों अपनी परफॉर्मेंस में पूरी तरह से खो जाते हैं। और जो जानते हैं अरीमा के बारे में, वो जानते हैं कि उसे सबकी आदत नहीं है, वो अकम्पनिस्ट नहीं है, वो भी एक सोलोइस्ट है, बिल्कुल इस वॉयलिनिस्ट की तरह। और कोजे महसूस कर पाता है कि उसको कावरी फिर से हौसला दे रही है, बिल्कुल किसी धड़कन की तरह, और वो उसके दोनों को सुन सकता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, और ये परफॉर्मेंस इसी तरह से आगे बढ़ता है और अपने अंत की ओर पहुंच जाता है। और ये पहली बार था जब कोजे ने खुद को खुले आसमान के तले एक खुशहाल जगह पाया था, ना कि समुद्र की गहराइयों में जहां आवाज का अता पता ही ना हो। और इस परफॉर्मेंस के खत्म होने के बाद वहां मौजूद ऑडियंस अपनी खुशी जाहिर करते हैं, जिनकी तालियों की गूंज काफी ज्यादा तेज होती है। जहाँ इस सूखी हवा में कोजे महसूस कर पाता है धूल की गंध, जो ये इंडिकेट करता है कि वो अब सफर की ओर बढ़ चुका है। पर जिसके अगले ही पल वहां खड़ी कावरी ऊपर की ओर देखती है, और कुछ पल बाद बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तो क्या हुआ आगे की कहानी में? हम पहुंचते हैं अतीत में, कोजे के अतीत में, जहाँ कोजे सुबाकी और वातारी के साथ एक पुल के पास खड़ा था, और उस पुल के ऊपर चढ़ के कई सारे बच्चे सुबाकी और वातारी की तरह ही उस पुल के नीचे बने नहर या नाले में छलांग लगा रहे थे। पर कोजे ऐसा करने से झिझकता है, क्योंकि उसकी मम्मी इससे नाराज होती। पर उसके बावजूद सुबाकी उसे अपने कंधे पर उठाकर नीचे कूद जाती है, जहाँ कोजे तैर नहीं पाता। पर किसी तरह से लोग बचा के कोजे को बाहर निकाल देते हैं, और उससे बाहर आने के बाद कोजे कुछ देर के लिए बेहोश रहता है। पर होश में आने के बाद वो खुशी से कहता है, चलो दोबारा करते हैं, जो कहीं ना कहीं हम सबको सिखाता है कि डर के आगे जीत है। बस आपको एक बार डर के आगे निकलना है, जिसके बाद वो काम करने से डर आपका रास्ता नहीं रोक पाएगा। तो जिसके बाद हम बढ़ते हैं कहानी में आगे, क्योंकि कहानी में अब तक हमने देखा कावरी अपनी परफॉर्मेंस के दौरान बेहोश होकर गिर जाती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जिससे मिलने कोजे सुबाकी और वातारी पहुंचते हैं, बस थोड़े गलत समय पर खैर ये कोई घबराने वाली बात नहीं होती, क्योंकि कावरी के पापा कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करते हैं। और इस सब के दौरान भी कावरी काफ़ी हद तक शांत दिखती है, जिससे लगता तो यही है कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस उसने ज़्यादा ही एनर्जी इस्तेमाल कर ली। जिस सब के जिम्मेदार कोजे के दोस्त कोजे को ठहराने लगते हैं, और साथ ही वो दोनों मिलकर कावरी का और मन बहला रहे होते हैं। जहाँ एक किनारे बैठ कोजे सोचता है कि हम लोग डिस्क्वालीफाई हो गए होंगे, क्योंकि हमने एक के बाद एक गलती लगातार की, तो कोई भी चांस नहीं है कि हम क्वालिफाइड होंगे। पर कावरी ने सबको लेकर कोजे को कुछ भी नहीं कहा। जिस सब के बाद वो वहाँ से वापस लौटते हैं, जिस समय कावरी कोजे से पूछती है कि क्या तुमने पियानो बजाना दोबारा शुरू कर दिया, जिस पर कोजे का जवाब होता है नहीं। और कावरी पूछती है क्यों, जिस पर कोजे कहता है कि सिर्फ एक पियानो ही है जिसमें मैं अच्छा हूँ, लेकिन उसके बाद कोई और जवाब कोजे नहीं दे पाता। जिस पर कावरी कोजे से कहती है तो क्या तुम उसे बोल सकते हो। और इस समय तक वो तीनों हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं, जहाँ बाहर कोजे सुबाकी से पूछता है कि पियानो बजाने के अलावा क्या मेरे अंदर कुछ भी खास नहीं है, जिस पर सुबाकी कहती है हाँ है ना जैसे। पर उसके बाद उसका कोई भी जवाब नहीं होता, और वो उसका कोई भी जवाब कोजे को नहीं दे पाती। जिस सब के अगले दिन वातारी और कोजे की बात होती है, जिसमें कोजे जान पाता है कि 2 दिन के अंदर कावरी डिस्चार्ज होकर स्कूल आने वाली है। और उन दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल थी, जो वातारी उसे बताता है। अब भले ही कोजे सबको लेकर शर्मिंदा हो,
पर फिर भी उसे आगे के लिए तैयार रहना है। जहाँ कोजे काओरी की बातों को याद करता है कि क्या तुम भूल पाओगे पियानो, और काओरी कोजे की बातों को याद करती है जिस पर वो सोचती है सिर्फ पियानो बजाना ही है जो तुम्हें आता है, लेकिन तुम उसमें एकदम शानदार हो, इसलिए जो तकलीफ़ें तुम सह रहे हो वो तकलीफ़ें जो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई देती है, तुम्हें उन सभी तकलीफ़ों को और झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम सच में भूल सकते हो पियानो? ये सब तुम्हारे लिए ही है। तुम इस सब से उस पल को जीने के लिए बने हो जो लोगों का दिल छू ले, क्योंकि आखिरकार तुम भी तो एक संगीतकार हो, बिल्कुल मेरी तरह। और हमें इस तरह अपनी कला का प्रदर्शन करना है कि लोग उसे कभी ना भूले। और साथ ही काओरी उस परफॉर्मेंस को भी नहीं भूलेगी जो आखिरी वक्त इन दोनों ने डिलीवर की, भले ही काओरी मारी क्यों ना जाए। जहाँ वो इस सबके साथ धन्यवाद करती है कोजे का, उसे इस कमाल की परफॉर्मेंस देने में मदद करने के लिए। जहाँ दूसरी तरफ कोजे भी उसके सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। भले उसे अपनी पीठ मोड़ी हुई थी कोजे की ओर, पर फिर भी वो कोजे को कह रही थी बजाओ, तुम कर सकते हो। और तभी उनके इस पल के बाद आगे वो देख पाता है काओरी को बेहोश होकर गिरते हुए, जिस सबको याद कर काओरी कहती है और मैं फिर से बेहोश हो गई। पर काओरी ने कोजे और बाकी दोस्तों को सिर्फ ये कहा कि ये उसका पहली बार था जब वो बेहोश हुई थी। खैर उस सब के बाद हम बढ़ते आगे सुबाकी के पास, जो अपने क्लासमेट के साथ स्कूल से बाहर निकलती है और फिर सुबाकी मिलती है अपने बॉयफ्रेंड से, जिसके साथ वो घूमना शुरू करती है। जहाँ उसका बॉयफ्रेंड काफ़ी समझदार, सुलझा और किसी भी चुनौती का सामना करने लायक है, जिसे कोई भी लड़की पसंद करेगी, बजाय कोजे के जो काफ़ी लापरवाह है, जिस पर कोई भी जिम्मेदारी जल्दी नहीं थोपी जा सकती, बजाय अभी हुई परफॉर्मेंस की जिसमें उसने 4 चांद लगा दिए। और वैसे भी कोजे के पास पियानो के अलावा भी काफ़ी हुनर है जिस बारे में वो नहीं सोच पाती, और उसे उसकी इस खुशी को देखकर थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगता है। पर अभी वो ये सब नहीं सोच सकती, वो अभी अपने ऑल टाइम फेवरेट क्रश के साथ है, जो उसका काफ़ी लंबे समय से क्रश है और वो भी उसे पसंद करती है। जहाँ इस पल शायद उसने प्रपोज कर दिया सुबाकी को, पर सुबाकी उस सबसे थोड़ी सी बेचैन लगती है। उसे इस सबसे कोई भी खुशी पूरी तरह से नहीं मिल पाती। वो अपने दिल के अंदर वो खुशी महसूस नहीं कर पा रही। वो इस सबसे खुश होना चाहती है, पर उसकी ये खुशी किसी रोशनी से भरे दिन की जगह सर्दी के बादलों से घिरे दिन की तरह है। और कहानी में आगे स्कूल के अंदर कोजे देख पाता है काओरी को, जो डिस्चार्ज हो चुकी है, जिससे मिलने के लिए बढ़ने की सोचता है। लेकिन तभी काओरी के सामने वातारी आता है। दोनों साथ में काफ़ी खुश लगते हैं और कोजे फिर से अपने आप को समझाता है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस एक अकम्पनिस्ट चाहिए था और इसलिए उसने मेरा सहारा लिया बस। जो सब सोचते हुए छुट्टी के समय कोजे घर की ओर बढ़ता है, पर फिर से उसे रास्ते में काओरी दिखती है जो वहाँ बच्चों के साथ खेल रही होती है। पर बच्चे सच बताते हैं कि वो वहाँ किसी का वेट कर रही थी, जिस पर काओरी सच को ज़्यादा देर तक नहीं छुपा पाती और आखिर में अपना हाथ आगे बढ़ाकर कोजे से मांगती है उसका गिफ्ट, डिस्चार्ज होने के बाद वाला। पर कोजे के पास कोई गिफ्ट नहीं है, जिससे वो नाराज़ होकर रोना शुरू कर देती है। और जहाँ मौजूद बच्चे भी कोजे पर प्रेशर बनाते हैं और काओरी कहती है तुम्हें इसके बदले मेरी कही बात माननी पड़ेगी, मानोगे? जिस पर कोजे के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और उसे वो वादा देना पड़ता है, जिसके बाद काओरी शांत होती है और फिर वो मांगती है कि तुम्हें एक पियानो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जिस पर कोजे थोड़ा झिझकता है और वो मना करता है ऐसा करने के लिए, लेकिन काओरी उसे मोटिवेट करती है और कहती है लास्ट टाइम तुमने कमाल कर दिया था, तुम ऐसा दोबारा कर सकते हो। हाँ, तुम्हें डर है कि तुम सही से नहीं बजा पाओगे तो क्या होगा, पर भले ऐसा क्यों ना हो, तुम भले सही से ना बजा पाओ, पर तुम्हें हर बार अगले परफॉर्मेंस के लिए तैयार होना पड़ेगा। भले लोग तुम्हें ना सुनना चाहे, पर तुम एक आर्टिस्ट हो और तुम्हें ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा। जहाँ कोजे उसकी बातों में उम्मीद और उसकी आंखों में रोशनी देख पाता है, जो रोशनी इतनी तेज़ होती है कि उसके सामने कोजे को आंखें बंद करने का मन करता है। और आगे कोजे कहता है मेरे लिए संगीत ही सब कुछ था, पर उसके बाद भी मैंने संगीत छोड़ा, इसलिए मुझे दोबारा परफॉर्म करने का कोई भी हक नहीं है। पर जिस पर काओरी कहती है शायद बहुत सारे संगीतकार ऐसा ही सोचते होंगे और डरते होंगे, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते होंगे और दोबारा शुरू से शुरुआत करते होंगे। तो तुम ऐसे ही डरो, पर फिर भी खुद से कहो कि तुम बेहतर कर सकते हो और इस झूठ के साथ अपने संगीत के सफ़र को फिर से दोबारा शुरू करो। जो सब कोजे की आंखों में भी वही चमक लेकर आता है। और आगे काओरी कहती है हम अभी सिर्फ 14 साल के हैं
हमारे पास अभी काफ़ी समय बाकी है, तो चिंता क्यों करना, हमें डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जैसा करते हुए काओरी, जो कि उसी पुल के ऊपर खड़ी थी जहाँ बचपन में कोजे खेला करता था, उस पुल से नीचे कूद जाती है। और कोजे उसकी बातों की रोशनी और गहराइयों को महसूस करता है, जिस सब हौसले के साथ वो भी नीचे कूद जाता है। और इसके साथ फिर से वो डर से बाहर निकल अपने बचपन के उस पल को दोबारा जीता है, जो उसने एक बार फिर से अपने डर और चिंता को पीछे छोड़कर फिर से हासिल किया है। हाँ, बस इस सब में कोजे ने अपना चश्मा खो दिया। तो अब तक की कहानी में हमने देखा कि कैसे कोजे अपने डर को पीछे छोड़ आगे बढ़ता है। और अब कहानी में आगे हम अतीत की तरफ बढ़ते हैं, जब कोजे और सुबाकी अपने किसी खेल के दौरान जख्मी हो जाते हैं, जिस वजह से सुबाकी को कोजे को अपने कंधे पर बैठाकर घर ले जाना पड़ता है। साथ ही इसके सुबाकी के एक पैर पे भी चोट आई होती है और उस दौरान कोजे काफी रोता है, जहाँ सुबाकी उसे चुप कराने की कोशिश करती है, पर ये सोचकर कि कोजे के पैरों पे चोट लगी है और अगर उसके हाथ पे चोट लगती तो कोजे की मम्मी मेरा क्या हाल करती, वो भी रोना शुरू कर देती है। जिसके साथ ही ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हम बढ़ते हैं अभी के समय में, जब कोजे और काओरी कोजे घर पर गए होते हैं, क्योंकि वो भीग चुके होते हैं पुल से नीचे छलांग मारने की वजह से। और काओरी अपने शरीर को पोंछकर कोजे की टी शर्ट पहन लेती है, जिस सब के बाद वो आगे कमरे की तरफ बढ़ती है, जिस कमरे में कोजे का पियानो रखा था। जिस पियानो को देख वो उस पियानो की तरफ बढ़ती है और उसके ऊपर रखी बहुत सारी किताबों को उसके ऊपर से हटा देती है और जिस टॉवल से उसने खुद को पोंछा था उससे पियानो साफ करना शुरू कर देती है और माफ़ी मांगती है पियानो से और आगे से पियानो को इस्तेमाल करने का वादा करती है। पर पहला काम उस कमरे को साफ करना और उस कमरे में ताज़ी हवा लेना था, जिसके लिए वो खिड़की खोलती है और खिड़की से उसको देखती है सुबाकी। और सुबाकी को दिखता है कोजे घर में काओरी भीगे बालों के साथ, जो बातें उसके गले से नहीं उतरती और वो बात उसे काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है, जो स्कूल में अपने प्रैक्टिस के दौरान भी वही गुस्सा जाहिर करती है, जिस गुस्से के पीछे का राज अब तक राज ही है। तो वहीं कुछ देर बाद उनके म्यूजिक रूम में से एक आवाज़ आती है, जो आवाज़ एक रिकॉर्डिंग की होती है और वो रिकॉर्डिंग होती है कोजे के पियानो बजाने की, जो उसने अपने घर में बजाया था, जिसे रिकॉर्ड किया था काओरी ने। और ये थी उसकी वो धुन जो उसने सुनाई नहीं दी बजाते हुए पियानो को। और कोजे को अपनी बजाई वो धुन बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिसके साथ वो कंपटीशन तो क्या भीख तक नहीं मांग सकता। पर उसे कंपटीशन के लिए एनरोल कर दिया है काओरी ने, और अगर कोजे इस कंपटीशन के नेशनल को जीत जाता है तो उसे बाहर विदेश में परफॉर्म करने का मौका मिल सकता है। लेकिन इन सब बातों से कोजे अभी के लेवल पे बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाता। पर काओरी कहती है, तो क्या हुआ अगर तुम अपनी बजाय धुन नहीं सुन सकते, ये तुम्हारे लिए एक चैलेंज की तरह होगा। चलो अपनी नौका लेकर ऐसे लहर की ओर जिस पर तुम्हारा कोई काबू ना हो। और आगे उसे समझाती है पियानो बजाने से पहले उसे कैसे बजाना है उसे अपने दिमाग में सोचो और अपने दिमाग में बनाए नक्शे के इस्तेमाल से पियानो के कीज का रास्ता तय करो। और इस बात का ध्यान रखो कि तुम पियानो क्यों बजाते हो, दूसरों के लिए या सिर्फ अपने लिए। जो फैसला वो कोजे के ऊपर छोड़कर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि ये समय कोजे और उसके पियानो के बीच का। और उस दिन की रात कोजे अपने घर पर पियानो बजाता है, जिसकी धुन सुबाकी तक भी पहुँचती है। और अगले दिन दोबारा स्कूल में काओरी उसकी ट्रेनिंग शुरू करती है, जो कहती है उसे इमेजिन करने के लिए, और कोजे अपनी इमेजिनेशन बेहतर करने की कोशिश करता रहता है। जिसकी ट्रेनिंग कराते कराते काओरी म्यूजिक रूम में ही सो जाती है। तो इस सब के बाद काओरी और सुबाकी साथ में घर की ओर बढ़ते हैं, जिसपे सुबाकी बात करते कि वो भी चाहती कि कोजे पियानो बजाए, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि वो सफ़र करे। पर काओरी का मानना होता है कि कोजे इस वक्त अपने दर्द और तकलीफ़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, और ऐसा करते हुए ही आप खुद को ढूंढ पाते हैं म्यूज़िक के साथ, और इस तरह से ही संगीत के अंदर एक नया जीवन आता है। पर सुबाकी सबको सुन सोचती है कि काओरी क्यों इतना चिंता करती है कोजे की, जिस पर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद काओरी जवाब देती है, वो मेरे लिए एक छोटे भाई की तरह है, एक बेसहारा छोटे भाई की तरह, जिसकी मुझे मदद करनी चाहिए। पर सुबाकी का मानना होता है कि कोजे होपलेस बिल्कुल नहीं है। पर इस तरह से चलते हुए आगे एक चौराहे पर जाकर वो अपने घरों के रास्ते की ओर मुड़ जाते हैं, और तभी काओरी वापस उसी दिशा में बढ़ते हैं जहाँ से वो आए थे। और तभी सुबाकी को उसके क्रश का कॉल आता है, जो अपने प्रैक्टिस से इस समय घर जा रहा था, बिल्कुल सुबाकी और बाकी लोगों की तरह। जो सोचते हुए सुबाकी को याद आता है, हमारी तरह मैं उस हम का हिस्सा नहीं हूँ, और उस हम में वो इमेजिन कर पाती है काओरी और कोजे को साथ में, जो बात उसे थोड़ा सा उदास कर देता है। और वो अपने सीनियर या क्रश से पूछती है कि क्या हम दोबारा किसी समय मिल सकते हैं। और काओरी अपने घर नहीं गई, वो वापस कोजे के पास आई है, और वो बात करते कि सुबाकी ने बताया था उसे कि पियानो बजाने से उसे तकलीफ होती है, जो उसे कमरे में जाके देख पाई थी, क्योंकि उसने पियानो को सामान से ढका हुआ था
ताकि उसे वो ना दिखे, और एक अरसे से उसने उस पियानो को साफ तक नहीं किया था। और इस बात का बुरा लगता है काओरी को कि उसने उसकी तकलीफ देखे बिना उसे मजबूर किया पियानो बजाने के लिए, और उसके तकलीफ की वजह खुद को मानने लगती है और कोजे से माफ़ी मांगती है। पर कोजे कहता है, तुम ही तो थी जिसने ये धूल हटाई, तो ऐसा कहना कि उसे तकलीफ हो रही है ये गलत है। पर हाँ, तकलीफ हो सकती है क्योंकि वो एक ऐसे बहाव की तरफ जा रहा है जिस बहाव को वो काबू नहीं कर सकता। और वैसे भी चुनौतियाँ लेना और कुछ नया बनाना हमेशा दर्दनाक ही रहता है। पर वो कावरे का शुक्रिया अदा करता है उसके लिए ये सब करने के लिए, क्योंकि वही थी जिसने ये सारी धूल हटाई थी। और अब क्योंकि उसकी दुनिया काफ़ी पहले ही बदलना शुरू हो चुकी है, पर उसने इस पर गौर नहीं किया। जिस सब के लिए वो काफ़ी हद तक शुक्रगुजार है, वो शुक्रगुजार है कि उसको कावरी मिली, क्योंकि जिस दिन उसने कावरी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट देखा और इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए कावरी को देखा, उसकी दुनिया मानो फिर से रंगों से भर गई थी। जिस सबसे कावरी की चिंता काफ़ी हद तक शांत होती है और वो सोचता है, मैं और मेरे दोस्त की क्रश, हम दोनों एक साथ आधी रात में म्यूज़िक रूम के अंदर चांद की चांदनी से ऐसे छुपे हुए हैं जैसे इस दुनिया में हम दोनों के अलावा कोई और हो ही ना। तो आगे अगले दिन स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन की शुरुआत होती है, जिसमें वो अपने स्कूल के स्पोर्ट्स पर्सन को देख पाते हैं, जैसे बातारी और सुबाकी। और उस सब के बाद कोजे दोबारा म्यूज़िक रूम में जाकर अपनी बजाय धुन सुनता है, जिस धुन को वो नहीं सह पाता, पर वो फिर भी खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहता है। पर कावरे के हिसाब से ये समय उनके स्कूल के स्पोर्ट्स पर्सन्स को चीयर करने का, जिसकी तरफ जाने की बात करती है वो, और ले जाती है कोजे को अपने साथ बेसबॉल मैच की ओर। जिस समय पिच पर होती है सुबाकी और वो देखते कोजे को, जहाँ कोजे भी उसे चीयर करता है, लेकिन तभी अगले पल कोजे के बगल में आती है कावरी, जिसे उसके साथ देख ना जाने क्यों सुबाकी अपने मैच पर फोकस नहीं कर पाती, जिसके दिमाग में कावरी की बातें घूमना शुरू हो जाती है। पर जैसे तैसे वो मैच को संभालती है और उसके दिमाग में कुछ फ्लैशबैक और आते हैं, जिसमें वो अपनी इन सब बातों को वो डिस्कस करती है अपने क्रश के साथ, जहाँ बात घूम फिर कर आरिमा की ही हो रही होती है। जिसे सुन उसका क्रश कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम दोबारा आरिमा की ही बातें कर रही हो। जो मैच के दौरान कोजे और कावरी को साथ देखकर सोचते कि हम हमेशा साथ थे, हमने सब काम साथ किए, पर ना जाने कब और कैसे हम साथ नहीं थे, वहाँ कोई और मेरी जगह था। जो सब सोचो गेम पर फोकस नहीं कर पाती और लगातार भागती रहती है बेसबॉल के पिच पर, और आखिर में वो मैच हार जाती है। तो जिस सब के बाद आगे वो घर की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में उसे मिलता है कोजे, जो उसकी तरफ आकर उसके पैर पर एक हल्की सी लात मारता है, जिससे वो दर्द के मारे कांप उठती है, साथ ही काफी जोर से चिल्लाती भी है। जहाँ कोजे अपने साथ बर्फ की थैली लेकर आया था, जिसे वो उसके पैर पर बांधकर उसे अपने कंधों पर उठाकर घर की ओर लेकर जाता है, क्योंकि इस मैच के दौरान उसके पैर पर मोच आ गई थी, जो सुबाकी के लिए काफी शर्मनाक होता है। पर कोजे उस दिन की बात करता है जब वो बच्चे थे और कोजे के पैर पर चोट लगने पर सुबाकी ने सेम ऐसा ही किया था, बजाय इसके कि खुद उसके पैर पर भी उस समय चोट लगी हुई थी। और उस पल सुबाकी अपने दिल में उठ रही चिंता के बारे में सोचती है, और साथ ही कोजे भी कहना शुरू करता है कि मैं तुम पर काफ़ी निर्भर रहा हूँ, हमेशा तुमने मेरी काफ़ी मदद की है, पर मैं और कब तक तुम पर निर्भर रहूँगा। अब मुझे भी कुछ करना चाहिए, कुछ कमाल का, कुछ चैलेंजिंग, और जब मैं ऐसा कर पाऊँ तो तुम मुझे वहाँ खड़े होकर चीयर करना। जहाँ ये सब सुन सुबाकी सोचते हुए सोचने लगती है कि किसे परवाह म्यूज़िक की, मुझे बस परवाह उन पलों की जो हमने साथ में बिताए हैं, बचपन के वो पल, वो सभी पल। और फिर रोना शुरू कर देती है, साथ ही ये याद करते हुए कि वो मैच हार गए सिर्फ सुबाकी की गलती की वजह से। पर आगे इस पल में सुबाकी सोचती है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं हार गई, रो रो कर मेरी आंखें भर चुकी हैं, पर उसके बाद भी मुझे इतना बुरा क्यों नहीं लग रहा, ये तारे इतने चमकदार क्यों लग रहे हैं। क्योंकि शायद वो महसूस कर पाती है कोजे के ऊपर से आती म्यूजिक रूम की महक, कोजे की शर्ट जो भीग चुकी है उसकी आंसू से, और उसका वहाँ होना, और साथ ही उसके साथ का ये पल, जिस पल को वो हमेशा के लिए कैद करना चाहती है, जो सभी इकट्ठे उसको काफ़ी सुकून देते हैं। पर चीज़ें इतनी सरल आगे तक नहीं रहने वाली, क्योंकि कुछ लोग जो कोजे के राइवल हैं या कोजे को हराना चाहते हैं कंपटीशन में, वो उसका इंतज़ार कर रहे थे 2 साल से कि कब वो एनरोल होगा, और उस एक्साइटमेंट को हम देख पाते हैं सभी के साथ, जो इस बार जीतने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा गुना एक्साइटेड है। तो अब क्या होगा आगे जानने के लिए मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।